हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट अपीयरिंग क्वेश्चंस जिन्हें कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कराऊंगी। लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके चैप्टर 1, 2, 3 जो भी मोस्ट अपीयरिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत बार रिपीटेटिव हो चुके हैं वो, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी कि उन्हें करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक आपके चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक जो चैप्टर है बिल्कुल फर्स्ट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, या डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चों आता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज आर द क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर बोर्ड एग्जाम में मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज यू ऑल नो, माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट, माइक्रो इज रिलेटेड टू सिंगल इंडिविजुअल, वेदर दैट पर्सन इज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो यहां पर हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं माइक्रो में, एंड मैक्रो में आप होल कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की। इसमें हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब टॉपिक्स कवर करे हैं। गवर्नमेंट बजट जो पूरी इकोनॉमी के लिए होता है, तो यहाँ पर हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, एंड माइक्रो में सिंगल यूनिट को स्टडी किया जाता है। फाइन, यहाँ पर जो है आप प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर निकालते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। इनकम मतलब मैक्रो में हमने क्या डिटरमिन करा है कि पूरी इकोनॉमी का इनकम लेवल कैसा है, होल इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। एंड यहाँ पर आप क्या बात करते हैं माइक्रो में, यहाँ पर हम देखते हैं एक कमोडिटी का प्राइस क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या यूज हुआ है। तो ये सिंगल यूनिट पे बेस्ड हुआ, एंड ये पूरी इकोनॉमी को कवर अप करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर हम पूरी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर पूरी मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पर हम मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करके सिंगल यूनिट को स्टडी करते हैं। यहाँ हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारे मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, दे आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। एंड सिमिलरली मैक्रो में आप क्या करते हैं, माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो ये हुआ हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। देन इज द क्वेश्चन कि स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट का डिफरेंस क्या है, विद एग्जांपल। फर्स्ट चैप्टर के ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है बच्चों, एज यू ऑल नो, हमने पहले भी पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, वेरी इजी टर्म इज देयर, इट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा कि किसी भी गोडाउन में अगर गुड्स पड़े हैं, तो आप एक पर्टिकुलर डेट पे मेजर कर सकते हो गुड्स कितने हैं हमारे पास, मतलब ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मेजरेबल। स्टॉक is a variable which can be measured at a point of time. फ्लो कंसेप्ट क्या है, फ्लो में आप ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसे आप मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है, और यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लेंगे कि लाइक बर्थ रेट 2023 में कितना था, या डेथ रेट कितना था।
एक पर्टिकुलर यहाँ पर ईयर, पूरा ईयर में क्या बर्थ रेट रहा है या डेथ रेट रहा है। फाइन। आफ्टर दैट अ क्वेश्चन कम्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बच्चों आपने स्टडी किया है या नहीं किया, उसमें आपको वो कंसेप्ट पढ़ना होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोड्यूस कर रहा है एंड इकोनॉमी में क्या सेल हो रहा है, इकोनॉमी को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिल रहे हैं, मतलब जो फर्म गुड्स बना रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कहां से ले रही है, हाउस होल्ड सेक्टर की हेल्प से। मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम आप इसको एक्सप्लेन करोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। Another very important question from board's point of view, circular flow of income. These are the questions from first chapter, circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या आता है बच्चों, दो सेक्टर्स आप इकोनॉमी में कंसीडर करेंगे, गवर्नमेंट का पार्ट कांस्टेंट रहेगा। दो सेक्टर्स कौन से हैं, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, अनदर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज फर्म जो गुड्स बना रही है। फर्म्स गुड्स बना रही है, कौन लेता है उन्हें, कौन बाय करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। जो फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रही है वो कहां से मिल रहे हैं फर्म को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे मिल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को लैंड प्रोवाइड करती है रेंट पर, लेबर लेती है हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म, कैपिटल एंड इज एंटरप्रेन्योर। देन इन रिटर्न फर्म इन्हें क्या पे करती है, लैंड पे फर्म पे करती है रेंट, लेबर को क्या मिलते हैं, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर ओनर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। मतलब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर। इन रिटर्न जो फर्म उन्हें दे रही है ये है फैक्टर सर्विसेज। उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के बदले फर्म ये फैक्टर सर्विसेज पे कर रही है हाउस होल्ड सेक्टर को। यहाँ पर बन गए गुड्स, जब फर्म ने सब कुछ दिया फर्म ने बनाए गुड्स, वो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म किसे बेच रही है, अगेन हाउस होल्ड सेक्टर को। गुड्स और सर्विसेज फर्म दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को एंड इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर क्या पे कर रहा है फर्म को, जब फर्म ने ये सारे गुड्स बनाकर दिए तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा, फर्म को सब उनकी मनी पेमेंट करी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा, पैसे दिए। अदरवाइज फर्म जो भी बना रही है वो कोई नहीं लेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड सेक्टर ने वो प्रोवाइड करा, फर्म ने उनको इन रिटर्न ये सभी सर्विसेज दी। फर्म ने जो गुड्स बनाए वो गुड्स कौन ले रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर बाय कर रहा है एंड वो क्या कर रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एक वर्ड आएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि उनकी पेमेंट करी हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को। तो ये बच्चों मोस्ट रिपीटेटिवली कहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। जिन्होंने पहले नहीं करे ये टॉपिक्स ये रह गए हैं, और जिन्होंने करे हैं सबको ये टॉपिक्स अगेन अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये मोस्ट अपियरिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद ये हो गया आपके मैक्रो के फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे। देन आता है आपका बच्चों कुछ टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एज यू ऑल नो एंड इफ यू ऑल, अगर आपको ये सबने नहीं भी पढ़ा कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, फाइन, एंड फाइनल गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द पीपल। मतलब वो एज इट इज लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। फर्दर प्रोसेसिंग होगी इंटरमीडिएट गुड में, और एज इट इज अगर हम कंज्यूम करेंगे तो वो होगा आपका फाइनल गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ हम ऐसे टॉपिक्स आज कर रहे हैं जो मोस्ट अपियरिंग रहेंगे। मतलब ये मैंने लास्ट 10 ईयर सैंपल पेपर्स बोर्ड एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर है वहां से लिए हैं, सो दैट इन्हें करके आप अच्छा स्कोर कर लो। तो इन पे आप फोकस करो, रिपीटेटिवली जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ आप इनको करिए, लर्न करो इनको, जितना हो सकता है आप लिख के देखो। प्रेजेंटेशन अच्छी होगी मार्क्स अच्छे आएंगे।
डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। डिफाइन में भी आ सकता है ये, फाइनल एंड डिफरेंस में भी आ सकता है। इन बोथ में आपको ये प्रिपेयर करना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स विच आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये मीडिएटर गुड्स हैं, दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ, या फिर आप इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो अगर वो फिर वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की हेल्प से हम फाइनल गुड्स को प्रिपेयर करते हैं। फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक, जिसमें कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं है। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट और यू कैन से डायरेक्टली कंजप्शन बाय द पीपल, देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग इन सच टाइप ऑफ गुड्स। फाइनल गुड्स में प्रोसेसिंग नहीं करनी है, इंटरमीडिएट गुड्स में प्रोसेसिंग होगी, आफ्टर दैट लोग लेंगे। दे आर रेडी फॉर यूज एंड दे आर नॉट रेडी टू यूज, क्योंकि उनमें प्रोसेसिंग की नीड है। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड दे आर इन, वो कंटिन्यूएशन में प्रोडक्शन चल रहा है यहाँ पर। इसमें एग्जांपल ले सकते हो, अगर मिल्क परचेज करा आपने घर के लिए, कंजप्शन के लिए, और इसमें अगर एक स्वीट शॉप वाला या डेयरी शॉप वाला मिल्क यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ, और घर के लिए आप लेकर आए हैं तो वो फाइनल कंजप्शन है। देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, difference between gross investment and net investment. Then is the direct taxes, indirect taxes. Another important question is components of NFIA. Gross investment and net investment में difference क्या है? Gross investment, gross investment, नेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इनमें डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस आता है कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे आना है तो आपको डेप्रिसिएशन लेस करना होता है, एंड नेट से ग्रॉस पे जाना है तो अगेन डेप्रिसिएशन ऐड होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब अभी हमने डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करा है। कैपिटल स्टॉक में आपके फिक्स्ड एसेट्स भी आएंगे और अनसोल्ड चेंज इन स्टॉक भी आएगा। तो यहाँ पर हम जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना डेप्रिसिएशन के, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स्ड स्टॉक में, फिक्स्ड एसेट्स में। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, फाइन। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड मतलब क्या है? आपका जो क्लोजिंग स्टॉक भी है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है। एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा बच्चों? फिर अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन हटा दे, दैट इज द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल sorry, net investment is also addition made to the capital stock of economy. Gross investment is addition to stock of economy before allowing for depreciation and this is after allowing for depreciation. मतलब क्या कि यहाँ पर आप अपने कैपिटल स्टॉक में एडिशन कर रहे हैं इकोनॉमी में। फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि आप बाय कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इकोनॉमी का जो भी कैपिटल स्टॉक है। बट यहाँ हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। जो भी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करी है, जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दोगे, हटा दोगे, इट बिकम्स नेट इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है, आपकी असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? एक रीजन ये है, दैट इज नॉर्मल वियर एंड टियर। डेप्रिसिएशन के आपको रीजंस पता होने चाहिए। होता क्या है ये वैसे? जब आपके सेट की वैल्यू कम हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ आउटडेटेड हो रहा है आपका,
वियर एंड टीयर, टूट फूट हो जाती है अगर कोई, वियर एंड टीयर, उस केस में भी आपके सेट की वैल्यू कम हो रही है, टाइम के साथ साथ भी हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन अ टॉपिक्स कम, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है बच्चों? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, न्यूमेरिकल्स में ये चीज आपने स्टडी की होगी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। एमपी एफसी, एमपी से एफसी पे अगर आपको आना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, एनआईटी को हम माइनस करते हैं, एंड अगेन आपको फैक्टर कॉस्ट से यहां पर आना है तो हम एनआईटी को प्लस करते हैं। तो ये पता होना चाहिए एनआईटी है क्या। एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस जो आपकी इनकम पे लगते हैं, अदर देन दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप बच्चों सब्सिडीज को हटा दें तो इट बिकम्स एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका यूज क्या है, कि अगर हमें एमपी से एफसी पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो क्या करेंगे, एनआईटी माइनस होगा। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को अगर हम प्लस कर दें, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, और एमपी में से अगर हम एनआईटी को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा फैक्टर कॉस्ट। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर आपको मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन करनी है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज देयर। देन इज द टॉपिक बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आफ्टर दी 6 टर्म्स जो हमने पहले भी करी हैं एंड ये जो टर्म्स करी हैं, इसके बाद आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम जो हमें बाहर से रिसीव हो रही है, यहाँ के लोगों को, इंडियंस को बाहर दूसरी कंट्री से रिसीव हो रही है, उसे आप बोलोगे, एंड बाहर के रेजिडेंट्स को इंडिया से जो रिसीव हो रही है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड इंडियंस को जो बाहर रिसीव हो रही है, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो उसे हम बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डिफरेंस को, जितना रिसीव हुआ माइनस जितना आप पे कर रहे हैं। ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे हैं, एंड ऑल्सो इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स भी हैं, प्रिकॉशंस का टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके पास कुछ टर्म्स देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर वो नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम ये पढ़ रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना। नेट का मतलब क्या है, जितनी फैक्टर इनकम रिसीव हुई है उसमें से आप पेड वाला पार्ट डिडक्ट कर दो तो आपका नेट आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसे आपको लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स में भी ये टर्म आपके लिए वर्क करेगी। तो ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डेली आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी टॉपिक्स में से बता दूंगी जिन्हें करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज आपको प्रैक्टिस करनी है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो भी फैक्टर इनकम इंडियंस को, रेजिडेंट्स को बाहर से रिसीव हो रही है, अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से, एंड जो फैक्टर इनकम हम पे कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट्स को, फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड, जो इंडिया के लोगों को रिसीव हुई, अर्न करी, एंड जो हमने पे करी, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो उसे बोला जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके कंपोनेंट्स बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपोनेंट्स क्या है एनएफआईए के।
components of NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके कंपोनेंट्स में क्या आएगा? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? जो रेजिडेंट वर्कर्स को इनकम रिसीव हो रही है बाहर रहने से, एंड सिमिलरली जो हम नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं। फर्स्ट आएगा इसके अंदर नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। 3 parts are there. First is net compensation to employees. इसका मतलब क्या है? जो इनकम यहाँ के जो भी रेजिडेंट्स वहां पर काम कर रहे हैं, जो भी उनको इनकम रिसीव हो रही है, उसमें से हम वो पेमेंट लेस कर दे जो नॉन रेजिडेंट्स को हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। इंडिया के रेजिडेंट्स को बाहर से रिसीव हो रही है और नॉन रेजिडेंट्स को हम पे कर रहे हैं, उसका डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। Then is the net income from property and entrepreneurship. इंडियंस को बाहर से जो भी इनकम रिसीव हो रही है उनकी प्रॉपर्टी की, एंड एनआरआईज को जो हम पे कर रहे हैं यहाँ पर, उसका डिफरेंस दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, net income from property and entrepreneurship, and the last is third component is net retained earnings. These three constitute NFIA. Again I am repeating, the income received by residents of our country, difference लेना है आपने, एंड द इनकम पेड टू एनआरआईज, दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है। देन नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जितनी भी इनकम हो रही है रेजिडेंट्स को और जो एनआरआईज को हम पे कर रहे हैं, पेमेंट मेड टू एनआरआईज और इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स, दोनों का जो डिफरेंस है। देन इज द नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, डिफरेंस लेना है बच्चों सब में, जो भी नेट का मतलब ही डिफरेंस है, नेट इज डिफरेंस। इंडिया के लोगों को जो इनकम हुई माइनस जो बाहर पे करी, इंडिया के लोगों को जो प्रॉपर्टी से इनकम हुई माइनस जो हमने पे करी। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स में डिफरेंस अगेन लेना है, जो भी इंडिया के लोग हैं रेजिडेंट्स हैं, इनको जो भी इनकी सेविंग्स है माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स की सेविंग्स है, दोनों का डिफरेंस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का अदर नेम होता है बच्चों सेविंग्स, एंड नेट इज डिफरेंस। जो रेजिडेंट्स की अर्निंग है सेविंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स की है। सब में यही लेना है, जो रेजिडेंट्स की जो भी इनकम है वो, एंड माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स को हम पे कर रहे हैं। रेजिडेंट्स की जो इनकम आ रही है प्रॉपर्टी से माइनस जो नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रहे हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स और सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आपको इनकी अच्छे से लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एंड होप सो आप सब स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।